नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस चैनल में स्वागत है। दृष्टि आईएएस के बिहार समग्र अवलोकन से आज हम लोग बिहार की ज्योग्राफी शुरू कर रहे हैं। इससे पहले बिहार का हिस्ट्री कंप्लीट कर चुके हैं, मॉडर्न, मिडिएवल, एंशिएंट तीनों ही। आज से ज्योग्राफी का लेक्चर शुरू कर रहे हैं। इससे पहले हमने केबीसी नैनो की जो बिहार समग्र आती है उससे पूरा बुक कंप्लीट कर लिया है और डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन भी चल रहा है इस पर चैनल पर। और बिहार का करंट अफेयर भी अपलोड बहुत जल्दी से होना शुरू हो जाएगा। इस बार जो करंट अफेयर आएगा वो जनवरी से आपका अगस्त तक में ज़्यादा वेटेज रहेगा। उससे पहले के कौन क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। खैर बीपीएससी है तो कोई भरोसा तो है नहीं, तो हम सारा करके जाएंगे। ओके, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्या है ज्योग्राफी में टॉपिक इस बुक में कि भौगोलिक स्थिति व उच्चावच। क्या है? ज्योग्राफिकल लोकेशन एंड रिलीफ। ओके, किसी भी राज्य की भौगोलिक परिदृश्य के बारे में जानने के लिए उसकी भौगोलिक स्थिति व उच्चावच जानना आवश्यक होता है। इस संदर्भ में बिहार की भौगोलिक स्थिति व उच्चावच में काफ़ी विविधता पाई जाती है। इसमें पर्वत, पठार, मैदान, अन्य भौगोलिक उच्चावच मिलाकर बिहार की भौगोलिक संरचना का एक विशेष स्वरूप प्रदान करते हैं। बिहार में क्या है? बिहार में पर्वत भी है, पठार भी है ना। यहाँ पर पर्वत मिल जाएंगे आपको, दक्षिणी बिहार में पठार मिल जाएगा आपको, यहाँ पर बीच में मैदान मिल जाएगा। ओके, बिहार की भौगोलिक स्थिति के बारे में जानते हैं। ये फैक्ट है, इसको जरूर याद रखना। अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार। बिहार भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में स्थित एक भू आवेष्टित राज्य है। भू आवेष्टित यानी कि जिसका समुद्र से कोई सीमा नहीं लगती है। इसके उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में यूपी स्थित है। बिहार राज्य का भौगोलिक विस्तार 24 डिग्री 22 मिनट 10 से उत्तरी अक्षांश से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट 15 तक उत्तरी अक्षांश तक है। कहाँ से कहाँ तक है? एक तो पूरा भारत ही उत्तरी देशांतर में पड़ता है, ये तो पता ही है, उत्तरी अक्षांश से पड़ता है आपको। ये पृथ्वी हो गया, ये विषुवत हो गया और भारत यहाँ पर है। ओके, तो पूरा भारत ही उत्तरी अक्षांश में पड़ता है। तो उसमें भी बिहार की स्थिति के बारे में बात कर रहे हैं। क्या बिहार से कर्क रेखा गुजरती है? तो नहीं, झारखंड से गुजरती है, इसलिए कर्क रेखा से ठीक ऊपर बिहार स्थित है ना। तो 24 डिग्री 20 मिनट 10 से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट 15 तक उत्तरी अक्षांश है। तथा देशांतरीय विस्तार कितना है? 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से लेकर 80 डिग्री 17 मिनट 40 तक पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है, 88 डिग्री तक। ओके, तो ये देशांतरीय विस्तार लगभग में 5 डिग्री के आसपास है और अक्षांशीय विस्तार लगभग में 3 डिग्री के आसपास है। तो बिहार का जो देशांतरीय विस्तार का मतलब यहाँ से यहाँ पूरब से पश्चिम की जो लंबाई है ये अधिक होगी, और देशांतरीय विस्तार का मतलब यही होता है। और जो अक्षांशीय विस्तार होता है वो बिहार का कम है। इसका संपूर्ण क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। 94,163, इसको जरूर याद रखना, ये डेटा याद ही होना चाहिए आपको। जिसमें ग्रामीण क्षेत्रफल 92,257.51 वर्ग किलोमीटर और शहरी क्षेत्रफल 1905 ही वर्ग किलोमीटर है। शहरी क्षेत्रफल बिहार का बहुत कम है, 1905 है, और ग्रामीण कितना है? 92,257 वर्ग किलोमीटर। ओके, यह भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.86% है। बिहार का जो संपूर्ण भूमि है वो भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग में 3% के आसपास 2.86% है। 2.86 ही याद रखना। कैसे याद रखना? बीच में 8 डाल देना और 2 इधर डाल देना, 6 2 8। ओके, अगला है कि बिहार के उत्तर से दक्षिण तक अधिकतम लंबाई 345 किलोमीटर। अभी मैंने बोला कि अक्षांशीय विस्तार जो है बिहार का वो कम है, तो 3 4 5 उत्तर से दक्षिण हो गया। और पूरब से पश्चिम कितना हो जाएगा? तो ये है 483 किलोमीटर। 483 किलोमीटर का देशांतर का विस्तार है और अक्षांश का विस्तार 345 किलोमीटर का है। ओके, 345 किलोमीटर आपको पूरब से पश्चिम जाने में लगेगा, उत्तर से दक्षिण जाने में लगेगा। बिहार के सबसे उत्तरी पॉइंट से सबसे दक्षिणी पॉइंट, और पूरब से पश्चिम जाने में आपको कितना लगेगा? 483 किलोमीटर। समुद्र तट से बिहार की दूरी लगभग में 200 किलोमीटर है। समुद्र तल से इस राज्य की ऊंचाई 173 फीट है और यह गंगा हुगली नदी मार्ग द्वारा समुद्र से जुड़ा हुआ है। अगर डायरेक्ट बात करें तो डायरेक्ट हम नहीं जुड़े हुए हैं। गंगा और हुगली से जब हम बंगाल की खाड़ी के द्वारा प्रवेश कर सकते हैं समुद्र में, और वैसे समुद्र से हमारी लोएस्ट जो दूरी है वो है 200 किलोमीटर के आसपास। ओके, और जो समुद्र तल से ऊंचाई है राज्य की वो 173 फीट है। समुद्र तल से ऊंचाई कहाँ से नापते हैं? तो बंगाल की खाड़ी जो है उससे समुद्र तल की ऊंचाई नापी जाती है किसी भी जगह की भारत में। भूगर्भिक संरचना देख लेते हैं। जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर बिहार का क्या है? बिहार में सब कुछ मिलेगा आपको। बिहार में पाई जाने वाली चट्टानें, 4 प्रमुख संरचनात्मक समूह बिहार में मिलता है, 4।
चारों को नोट डाउन जरूर करना, PDF आपको चैनल पर मिल जाएगा। और इससे पहले के भी आप वीडियो जरूर जाके देखिए। ओके। धारावार चट्टान, विंध्य समूह की चट्टान, टर्सरी चट्टान, क्वाटरनी चट्टान, इन चारों को अलग अलग देखेंगे। लेकिन कौन कौन से मुख्य रूप से पाए जाते हैं? धारावार क्रम की चट्टानें, विंध्यन समूह की चट्टानें, टर्सरी चट्टानें और क्वाटरनरी चट्टानें पाई जाती हैं। धारावार चट्टान सबसे पहले पढ़ते हैं। प्री कैम्बियन युग में निर्मित ये चट्टान बिहार के दक्षिण पूर्वी भाग, बिहार का जब भी ज्योग्राफी पढ़ने के लिए बैठना तो मैप लेके जरूर बैठना। जैसे ये बिहार है तो दक्षिण पूर्वी भाग बोला है ना, तो धारावार क्रम की चट्टानें कहाँ पर पाई जाएंगी? धारावार क्रम की चट्टानें यहाँ पर इस हिस्से में पाई जाएंगी। समझ गए ना कहाँ पर? इस हिस्से की बात कर रहा है ये, धारावार क्रम की चट्टानें पाई जाएंगी। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, मुंगेर में स्थित खड़गपुर की पहाड़ी जमुई, नवादा, राजगीर आदि स्थानों पर पाई जाती है। अगर हम बिहार का मैप ये बनाएं, बिहार का मैप चौकोर ही तो है, तो बिहार इस इलाके में ये पूरा पाया जाता है। ओके, समझ रहे हो ना? जरूर मैप से ही पढ़ना जब भी ज्योग्राफी पढ़ना, क्योंकि इससे आपको पता है क्या होगा फायदा। जब हम खनिज संसाधन पढ़ेंगे ना तो कुछ कुछ विशेष चट्टानों विशेष तरीके के खनिज पाए जाते हैं। आधे चीज़ें आपके खनिज संसाधन वाले इसी चैप्टर में कंप्लीट हो जाएगा। ओके, अगला है कि स्लेट, क्वार्टरजाइट आदि धारावार समूह की चट्टानें हैं। स्लेट और क्वार्टरजाइट। ओके, तो धारावार समूह की चट्टानें किस किस जिलों में पाई जाती है? राजगीर, नवादा, जमुई, पहाड़ और खड़गपुर की पहाड़ी का इलाका जो है बिहार का उत्तर दक्षिण पूर्वी इलाका। नेक्स्ट है कि विंध्यन समूह की चट्टानें। अब विंध्य पर्वत भारत को क्या करती है? नॉर्थ और साउथ में जो संपूर्ण रूप से डिवाइड करती है भारत को, नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया में, वो विंध्यन क्रम की चट्टानें ही हैं। ओके, तो यही विंध्यन क्रम की चट्टानें जो हैं ये बिहार को छूती हैं। तो किधर से छुएंगी? ये बिहार है ये, तो ये बिहार को दक्षिण पश्चिम में छुएंगी। इस समूह की चट्टानें सोन नदी के उत्तर में स्थित रोहतास तथा कैमूर जिलों में पाई जाती हैं। इन चट्टानों में सीमेंट उद्योग के लिए चूना पत्थर और गंधक निर्माण के लिए पायराइट मिलता है। देखो, सल्फर बनाने के लिए पायराइट और चूना पत्थर जो मिलता है, जो सीमेंट उद्योग का मुख्य पदार्थ होता है, वो हमें विंध्यन क्रम की चट्टानें मिलती हैं। इसलिए जब सीमेंट उद्योग की बात आए तो आप कहाँ जाओगे? आप जाओगे कहाँ? रोहतास जाओगे और कैमूर जाओगे, है ना? रोहतास में है बिहार का मैक्सिमम सीमेंट का उद्योग। तो क्यों है? क्योंकि वहाँ पर चूना पत्थर मिलता है विंध्यन क्रम की चट्टानों से। बालू पत्थर, क्वार्टजाइट, डोलोमाइट, चूना पत्थर आदि इस समूह की चट्टानें हैं। आपको क्या करना है? विंध्यन समूह लिखना, ऐसे लाइन खींचना, यहाँ पर लिख देना कि कौन कौन सी चीज़ें इसमें पाई जाती हैं, और ये लिख देना किस किस जिलों के पास है। तो बिहार के दक्षिण पूर्वी जो 2 जिले हैं मुख्य रूप से, कौन कौन सा? कैमूर है एक, और एक है रोहतास, इनमें पाई जाती है। इस समूह के चट्टानों का प्रयोग सासाराम, आगरा, दिल्ली तथा जयपुर में निर्मित ऐतिहासिक स्मारक और सारनाथ, सांची के बौद्ध स्तूपों में किया गया है। जो लाल बलुआ पत्थर देखते हो जिससे बड़े बड़े स्मारक और वो बनाए गए हैं, वो सब इसी समूह के चट्टानों में मिलते हैं। टर्सरी चट्टानें। टर्सरी की चट्टानें पश्चिमी चंपारण के उत्तर पश्चिम भाग, रामनगर, दून और सोमेश्वर श्रेणी में पाई जाती हैं। अब बिहार के दक्षिण पश्चिम से लेकर बिहार के कहाँ चले जाएंगे? उत्तर पश्चिम के इलाका, इस इलाके में चले गए हैं हम। यहीं पर तो है चंपारण और दून, है ना? यहाँ पर रामनगर, दून और सोमेश्वर श्रेणी में पाई जाती है। सोमेश्वर श्रेणी हिमालय का भाग है, शिवालिक का। क्वाटरनरी चट्टान, इन चट्टानों का निर्माण प्लेस्टोसीन काल में हुआ। प्लेस्टोसीन काल भी याद रखना। क्वाटरनरी चट्टान, ये चट्टानें जलोढ़, बालू बजरी, बालू पत्थर और उसके बाद से क्या लिखा है? कांग्लोमेरेट आदि द्वारा निर्मित है। इस चट्टान का निक्षेप शिवालिक के उत्थान के पश्चात इसके दक्षिण में स्थित सिंधु गंगा द्रोणी में हुआ था। जब शिवालिक का उत्थान हुआ, ये ग्रेट हिमालय है, ये उसके बाद से मध्य हिमालय आ जाता है, उसके बाद से शिवालिक आ जाता है यहाँ पर। जब शिवालिक का उत्थान हुआ तो इसके नीचे वाला भाग जो है यहाँ पर इन चट्टानों का निर्माण हुआ है, निक्षेपों से बना है। सिंधु गंगा द्रोणी में हुआ है। सिंधु और गंगा का जो द्रोणी है उसी में क्वाटरनरी चट्टानों का निर्माण हुआ है। नदियों द्वारा इस निक्षेपण के कारण यहाँ मंद ढाल वाले विशाल मैदान का निर्माण हुआ है। बहुत ही मंद ढाल वाले विशाल मैदान का निर्माण इसी भाग में हुआ है, जिसे बिहार का मैदान कहा जाता है। पूरा जो बिहार का मैदान है, ये जैसे गंगा बन गई, हिमालय बन गया, तो यहाँ से जब नदियाँ निकलने शुरू हुई तो इन्होंने निक्षेप बहुत सारे लाए पहाड़ों से काट काट कर। आज भी आपको पता है कि जो हिमालय की नदियाँ हैं वो भी निक्षेपों के लिए जानी जाती हैं। तो उसी निक्षेप से जो निर्मित मैदान है वही है गंगा का पूरा मैदान, यूपी से लेकर बिहार से लेकर बंगाल तक का पूरा भाग। अगर आप नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे आपको ब्रह्मपुत्र से निर्मित मैदान मिलेगा। अगर आप पाकिस्तान में जाएंगे तो वहाँ पर सिंधु नदी से निर्मित मैदान मिलेगा। पहले पाकिस्तान भी भारत का
का ही भाग था, इसलिए गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र द्वारा पूरे नॉर्थ इंडियन प्लेन का, इंडियन पेनिनसुला जो है भारतीय प्रायद्वीप, उसके प्लेन का निर्माण हुआ है मुख्य रूप से 3 नदियों द्वारा। कौन कौन सी? सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट है कि नदियों द्वारा निक्षेपण के कारण यहाँ पर बिहार का मैदान बना है। संपूर्ण बिहार के मैदानी भागों में जलोढ़ की गहराई एक समान नहीं है। अब देखो पहले क्या हुआ, पहले देखो क्या हुआ, मैं एक फोटो बनाता हूँ समझ में शायद आए। जब हिमालय का निर्माण हो रहा था तो यहाँ पर क्या हुआ, जब दो चट्टानें, जब भारत और ऑस्ट्रेलियाई प्लेट यूरेशियाई प्लेट से टकरा रही थी, अगर आपने कोर ज्योग्राफी पढ़ा होगा तो ये बीच में जो गड्ढा बना हुआ था, बीच में यहाँ पर पूरा गड्ढा था। जब हिमालय का निर्माण शुरू हुआ तो ये नदियाँ बह बह के इस गड्ढे में आने लग गई, और अभी भी भारत और ऑस्ट्रेलिया का प्लेट था, उसका उत्तर की तरफ वो धीरे धीरे सरक रही थी। तो इस मैदान में नदियों द्वारा लाए गए निक्षेप से भर गया ये पूरा मैदान। यही मैदान जो पूरा निक्षेप से भरा हुआ है, यही है यूपी और बिहार का मैदान। यानी कि अगर आप यूपी और बिहार में ज़मीन के नीचे खोदते जाएंगे तो आपको पठार नहीं मिलेगा, आपको मिट्टी ही मिलेगी। कितना नीचे तक मिलेगी वो आगे आएगा तो मैं बता दूंगा। लगभग में 200 से 300 किलोमीटर तक भी कहीं कहीं है, और कहीं कहीं पर क्या है वो 700 मीटर तक भी हो जाती है। जलोढ़ की गहराई एक समान नहीं पाई जाती। जलोढ़ मृदा की गहराई मैदान में भरा हुआ है पूरा, जैसे लगता है कोई भरा है, नदियों ने भरा है उसको। गंगा के दक्षिण भाग में जलोढ़ की गहराई पहाड़ियों के निकट अपेक्षाकृत कम पाई जाती। गंगा के दक्षिण में जब आप जाएंगे दक्षिणी बिहार में तो वहाँ पर जलोढ़ मृदा की गहराई कम पाई जाती। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जलोढ़ मिट्टी द्वारा निर्मित मैदान का कम अभाव है। जबकि पश्चिम की ओर बढ़ने पर इसकी गहराई बढ़ती है। जब आप यूपी की तरफ बढ़ेंगे तो इस जलोढ़ मृदा की गहराई बढ़ती है। गंगा के दक्षिण भाग में सबसे गहरे जलोढ़ बेसिन बक्सर और मोकामा के बीच में ही पाए जाते हैं। आरा, डुमराव, बिहटा, पुनपुन को अगर एक काल्पनिक रेखा से मिलाया जाए तो इसके समानांतर स्थित हिंज रेखा के समीप जलोढ़ की गहराई एक समान 300 से 350 मीटर से बढ़कर 700 मीटर तक हो जाती है। मुजफ्फरपुर और सारण के मध्य जलोढ़ बेसिन की अधिकतर गहराई 1000 से 2500 मीटर पाई जाती है। जब आप मुजफ्फरपुर में जाएंगे ज़मीन खोदने के लिए तो 1000 मीटर तक खोदते रहो। पर मैंने गलती से 200 किलोमीटर बोल दिया था, 2 किलोमीटर होता है। 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर तक खोदते रहो तो तुम्हें सिर्फ मिट्टी ही मिट्टी मिलेगी। और 2 किलोमीटर के बाद जाके हो सकता है आपको पत्थर के अवशेष मिलने शुरू हो जाए। यानी कि इस मैदान की गहराई कितनी है मिट्टी की, तो 2,000 से 3,000 मीटर तक है। बिहार का प्राकृतिक उच्चावच, अब इसको देख लेते हैं। उच्चावच का मतलब क्या होता है? ऊंचाई नीचाई, यही होता है उच्चावच। उच्चावच शब्द से लोग घबरा जाते हैं कितनी बार। 3 भागों में इसको बांटा गया है। शिवालिक पर्वत श्रेणी एवं तराई का क्षेत्र बिहार को जो बांटा गया, बिहार का मैदान और दक्षिण का पठार। बिहार में यही तो मुख्य चीज़ है। अगर ये आयताकार अपना बिहार बनता है हमेशा, तो यहाँ पर क्या है, शिवालिक का कुछ भाग मिलता है, ये पूरा मैदानी भाग हो गया, और नीचे के भाग में हमें पठारी प्रदेश मिलता है। शिवालिक पर्वत श्रेणी एवं तराई का क्षेत्र बिहार के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित पश्चिमी चंपारण जिले के उत्तरी भाग में स्थित शिवालिक पर्वत श्रेणी का विस्तार 932 वर्ग किलोमीटर में मात्र है। 932 वर्ग किलोमीटर में पश्चिमी चंपारण के बिल्कुल ऊपर वाला भाग, जहाँ पर वाल्मीकि टाइगर रिजर्व वगैरह का आता है नेपाल के साथ मिलकर, वहाँ पर आपको मिल जाएगा शिवालिक श्रेणी। इसकी ऊंचाई 250 से 280 मीटर तक है। 250 से 280 मीटर तक का पहाड़ मिल जाएगा आपको बिहार में ही। शिवालिक के पर्वतीय प्रदेश को हिमालय का तृतीय मोड़ माना जाता है। आपको पता ही है 3 मोड़ होते हैं हिमालय में, तो यहाँ पर एक था, 1, 2 और ये तीसरा मोड़ होता है ना। और इसके बाद से यहाँ पर इसके पीछे बृहद हिमालय का भाग था, फिर ये महान हिमालय है, उसके बाद से उसके मध्य वाला हिमालय आता है, और उसके बाद शिवालिक आ जाता है सबसे नीचे। शिवालिक के नीचे हमें मैदान का भाग मिलता है, पता होगा आपको। अगला है कि स्थानीय उच्चावच के आधार पर इसे निम्नलिखित 3 उपविभागों में बांटा गया है। अब जो शिवालिक श्रेणी है इसको स्थानीय उच्चावच के आधार पर, वहाँ के लोकल जो उच्चावच है उसके आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भाग हैं भाई? रामनगर दून। रामनगर दून दक्षिण श्रेणी के रूप में जानी जाती है। यह छोटी छोटी पहाड़ियों का क्रम है। 214 वर्ग किलोमीटर फैले रामनगर दून की अधिकतम ऊंचाई 240 मीटर मात्र है, 240 मीटर ही मात्र है। सोमेश्वर श्रेणी, इसका विस्तार पश्चिम में त्रिवेणी नहर के शीर्ष भाग से भिखना ठोड़ी तक लगभग 75 वर्ग किलोमीटर तक है। सोमेश्वर श्रेणी का शीर्ष भाग बिहार और नेपाल के बीच सीमा का निर्माण करता है। इसकी सर्वोच्च चोटी की ऊंचाई 874 मीटर है। इस श्रेणी में नदियों का प्रदन के फलस्वरूप अनेक दर्रों का भी निर्माण हुआ है, जिसमें सोमेश्वर, भिखना ठोड़ी तथा मावात प्रमुख हैं। ये सब दर्रे हैं कुछ कुछ छोटे छोटे। इन दर्रों से भारत और नेपाल के मध्य संपर्क का मार्ग का निर्माण हुआ है। आपको पता है जब पहाड़ कहीं पर होता है तो उसके बीच में दर्रा होता है, उसी से मार्ग का निर्माण होता है।
और तीसरा कौन सा विभाजन है, उप विभाजन बिहार के पहाड़ी भाग का? तो पहला कौन सा था, पहला दिखा देता हूँ मैं, पहला कौन सा था, रामनगर दून, दूसरा सोमेश्वर सैनी और तीसरा हरहा घाटी। 24 किलोमीटर लंबी यह घाटी रामनगर दून और सोमेश्वर सैनी के बीच स्थित है। इस घाटी को हरहा नदी के नाम पर हरहा घाटी भी कहते हैं। अब बिहार का मैदान आ जाते हैं। ये बिहार का पहाड़ी भाग था, अब बिहार का मैदान और फिर बिहार का पठार आ जाएगा दक्षिण का। बिहार के मैदान का विस्तार 90,650 वर्ग किलोमीटर तक पाया जाता है। बिहार के कुल क्षेत्रफल का 96% भाग जो है वो बिहार का मैदान ही है। इसका निर्माण नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी से हुआ है। मैदान की औसत गहराई 1000 से 1500 मीटर के मध्य है और इसकी औसत ऊंचाई 60 से 120 मीटर है। बिहार के मैदान की गहराई कितनी है? 1000 से 1500 मीटर। बिहार का मैदान उत्तरी गंगा का मैदान है और दक्षिणी गंगा का मैदान है। बिहार को दो भाग में बांट रहे गंगा नदी के आधार पर, उत्तरी गंगा का मैदान और दक्षिणी गंगा का मैदान। उत्तरी गंगा का मैदान, इसका निर्माण गंगा और उसकी सहायक नदियों कौन कौन सी, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, बागमती, कमला आदि के द्वारा लाया गया है। और अगर दक्षिणी बिहार आएगा तो सोन नदी हो जाएगी, है ना। आगे बढ़ते हैं। और अवसादों के निक्षेप से हुआ है। ये नदियाँ जब बहुत सारी मिट्टी और गाद लाती हैं उसी से इस निर्माण हुआ है इस मैदान का, बिहार के उत्तरी मैदान का। इस मैदान का ढाल उत्तर से दक्षिण की ओर तथा उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर मिलता है। यानी कि इस मैदान का ढाल कैसा है, ये बिहार है, ये बिहार को बीच से बांट दिया हमने, ये बिहार का उत्तर का मैदान है। इसमें ढाल कैसे है, इसमें ढाल ऐसे है, पानी रखोगे यहाँ पर तो ऐसे बह जाएगी, है ना। नदियों के प्रवाह के क्रम में यह प्रदेश कई दोआबों में वर्गीकृत हो जाता है। दोआब किसको बोलते हैं? दो नदियों के बीच की जगह को दोआब बोलते हैं। अब मैं बिहार के मैप पर देखना, कोई भी दो नदी मिलेगी उसके बीच की जगह को क्या बोलते हैं? दोआब बोलते हैं। जैसे पंजाब है, 5 नदियों के आब से बना हुआ पंजाब है, 5 दोआब मिलती हैं वहाँ पर। नदियों के प्रवाह क्रम में कौन कौन से आती हैं? सबसे पहले घाघरा आएगा, मिलेगा गंगा जी में, ये गंगा जी बह रही हैं तो घाघरा मिलेगा। फिर गंडक, घाघरा गंडक दोआब है। फिर गंडक और कोसी का दोआब है। और उसके बाद से कोसी और महानदी, महानदी तो उड़ीसा में बहती है, महानंदा जो बहती है बिहार के बिल्कुल अंतिम छोर पर, उनका दोआब है। तो सबसे पहले किसका दोआब होगा? सबसे पहला हो जाए घाघरा और गंडक का दोआब, फिर गंडक और कोसी का दोआब, और फिर कोसी और महानंदा का दोआब। इस मैदान में नदियों के मध्य स्थित बाढ़ क्षेत्र की विशेष आकृति दियार प्रदेश, नदी धाराओं द्वारा बने चार और छारन अपनी क्षेत्रीय विशेषता के लिए जाने जाते हैं। इस मैदान के उत्तरी भाग में दलदली भूमि या दलदली झीलों को बहुलता देखने को मिलती है। उत्तरी भाग की बात कर रहा है। इस मैदान के दक्षिणी सीमांत क्षेत्र अपेक्षाकृत ऊंचे हैं। इस क्षेत्र में गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानदियों द्वारा लाए गए मिट्टी और रेत से निर्मित जलोढ़ पंख की संरचना पाई जाती है। यहाँ पर इन नदियों के प्रवाह पथ में विचलन देखा जाता है, विचलन हो जाता है कई बार नदियों के प्रवाह पथ में। अपनी ही जलोढ़ से इन नदी का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है तो इन्होंने मार्ग बदल लेना होता है। गंगा के उत्तरी मैदान का विस्तार सारण, बिल्कुल सारण चले जाओ, फिर चंपारण आ जाओ, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मुंगेर, भागलपुर, सहरसा और पूर्णिया जिलों तक पाया जाता है। गंगा का दक्षिण का मैदान चलते हैं, मैदान का दूसरा भाग है ये। यहाँ मैदान गंगा नदी के दक्षिण तट से शुरू होकर छोटा नागपुर के पैठार तक फैला हुआ है। आपको पता है झारखंड का भाग पड़ता है छोटा नागपुर, बिहार का थोड़ा सा भाग पड़ता है। तो यानी कि गंगा नदी के दक्षिण से लेकर और कहाँ तक, छोटा नागपुर के पठार तक का बीच का जो प्रदेश है वही है दक्षिणी गंगा का मैदान, दक्षिणी बिहार का मैदान। यह मैदान राज्य के 19.36% भाग का पर विस्तृत है और गंगा के दक्षिण मैदान का ढाल उत्तर से दक्षिण की ओर लाई गई बलुई मिट्टी से हुआ है। उत्तर से दक्षिण की ओर जब बलुई मिट्टी लाई गई है उसी से हुआ है इसका निर्माण। इस मैदान में कौन कौन सी नदी बहती है? सोन, पुनपुन, कर्मनासा और फाल्गु। पता ही आपको ये सब नदियाँ। तो नदियों को भी हम एक दिन अपवाह तंत्र, जिस दिन बिहार पढ़ेंगे, अगला चैप्टर आएगा वही अपवाह तंत्र, उसमें हम लोग कंप्लीट करेंगे। अपवाह तंत्र में नदियों को, एक एक नदी को हम पढ़ेंगे, कंप्लीट करेंगे सबको। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर करना, वीडियो में कमेंट करना, कुछ भी सुधार करने की बात आए ना तो कमेंट जरूर करना, है ना। पढ़ेंगे तो अच्छे से पढ़ेंगे ना, एक फीडबैक मिलता है तो मैं भी सुधार करता हूँ, मुझे लगता है चलो सही चल रहा है तब तो फिर। हालांकि यह मैदान समतल है परंतु कहीं कहीं जैसे राजगीर, खड़गपुर, गिरियक, बराबर की पहाड़ी जैसे बाह्य स्थैतिक पहाड़ी इसकी एक रूपता को भंग करते हैं। जैसे उत्तर का मैदान क्या है, बिल्कुल सपाट है, कहीं कोई पहाड़ पठार नहीं है, है ना। लेकिन दक्षिण के मैदान में कहीं कहीं डिस्टर्बेंस होता है, जैसे राजगीर में पहाड़ी बन जाती है थोड़ी सी, उसके बाद से खड़गपुर, गिरियक और बराबर की पहाड़ी के कारण इस मैदान में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आता है। जबकि उत्तर का मैदान बिल्कुल सपाट है, कहीं कोई पहाड़ पठार नहीं है। इस क्षेत्र प्रवाहित होने वाली नदियाँ प्राकृतिक तटबंध तथा इसके सटे हुए ताल का निर्माण करती हैं।
इस मैदान में कॉप मिट्टी पाई जाती है जो गहरी व चिकनी या पीली दोमट है। इसके दक्षिण में रेतीली मिट्टी पाई जाती है। आज चैप्टर कंप्लीट करने के बाद हम क्वेश्चंस भी इसके कंप्लीट करेंगे। ओके, हर लेक्चर में अब यही होगा, पहले हम लेक्चर कंप्लीट करेंगे, फिर अंत में उससे जुड़े क्वेश्चंस को भी एक बार में कंप्लीट कर लेंगे। बिहार के सुदूर दक्षिण में पठारी भाग स्थित है जो एक संकीर्ण पट्टी के रूप में पश्चिम में कैमूर जिले से पूर्व में मुंगेर और बांका जिले तक फैला हुआ है। इस क्षेत्र के अंतर्गत मंदार, बराबर और जेठियन की पहाड़ी, अब दक्षिणी पठार में हम लोग घुस चुके हैं, गंगेश्वरी, राजगीर, सुकरपीठ की पहाड़ी, बिहार शरीफ व मुंगेर की पहाड़ियाँ, कैमूर और रोहतास जिले में फैला कैमूर का पठार आता है। बिहार की ज्योग्राफी पढ़ने से पहले एक एक ज़िले का आपको फोटो पूरे दिमाग में छपा होना चाहिए कि जैसे किस ज़िले का नाम है, कैमूर ज़िले का, तो कैमूर ज़िले कहाँ पर पाया जाता है। मुंगेर ज़िले का नाम है तो मुंगेर ज़िला कहाँ पर पाया जाता है, यहाँ पर पाया जाता है मुंगेर ज़िला। तो आपको ये दिमाग में बिल्कुल छपा हुआ होना चाहिए। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ। अगला है कि सोन नदी से कैमूर के पठार तक छोटा नागपुर के पठार को अलग करती है। सोन नदी कैमूर के पठार तथा छोटा नागपुर के पठार को अलग करती है। जैसे सोन नदी यहाँ से बह रही है, इधर कैमूर का पठार पड़ता है और यहाँ से फिर छोटा नागपुर का पठार शुरू हो जाता है। ओके, परीक्षोपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य दिया हुआ है, इसको थोड़ा सा कंप्लीट करते उसके बाद इस क्वेश्चंस को हम लोग कंप्लीट करेंगे। फिर नेक्स्ट डे पढ़ेंगे जलवायु, नेक्स्ट वीडियो में जलवायु और मृदा कंप्लीट करेंगे। बिहार का भौगोलिक विस्तार पढ़ ही दिया था, 24 डिग्री 20 से 27 डिग्री 31 तक जाता है। 24 20 10 से 27 31 15 तक जाता है। और अक्षांश का विस्तार था, ये देशांतरी का विस्तार कहाँ से जाता है, 83 डिग्री 19 मिनट 50 से 88 डिग्री 17 मिनट 40 तक पूर्वी देशांतर तक जाता है। बिहार का संपूर्ण क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर जो भारत का 2.86% है। धारावार क्रम की चट्टानें मुंगेर, जमुई, नवादा, राजगीर में पाई जाती हैं। विंध्यन समूह की चट्टानें रोहतास, कैमूर जिलों में पाई जाती है। टर्सरी क्रम की चट्टानें पश्चिमी चंपारण जिले में पाई जाती है। क्वाटरनी चट्टानें मुख्यतः आरा, डुमराव, बक्सर, बिहटा, पुनपुन, मोकामा, मुजफ्फरपुर, सारण में पाई जाती है। उच्चावच के आधार बिहार को 3 भागों में बांटा जाता है। पहाड़ है, ऊपर का उत्तर का पहाड़ है, बीच का मैदान है और दक्षिण का पठार है। बिहार में शिवालिक पर्वत को श्रेणी को स्थानीय आधार पर 3 भागों में बांटा गया है, रामनगर दून, सोमेश्वर दून और हाहा घाटी। बिहार के मैदानों को 2 भागों में बांटा गया है, उत्तरी बिहार का मैदान और दक्षिणी बिहार का मैदान, और गंगा नदी इसको विभाजित करती है। दक्षिणी गंगा का मैदान उत्तरी गंगा के मैदान की अपेक्षाकृत समतल है और इसमें कॉप मिट्टी, पीली मिट्टी की प्रधानता है। ओके, किशनगंज बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है। भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से देश के राज्य की सूची में जम्मू और कश्मीर के पुनर्गठन के पश्चात बिहार का 12वां स्थान है। अगर हम क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो बिहार भारत में कितने स्थान पर है, 12th रैंक पर है। आबादी में 3रे स्थान पर। बिहार के सीमा से लगने वाले 3 राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल। बिहार विभाजन पूर्व बिहार की सीमा 4 राज्यों का स्पर्श करती थी। अगला है कि बिहार के सोमेश्वर पहाड़ी 3 पहाड़ियों कौन कौन सा, पारसनाथ पहाड़ी, राजमहल पहाड़ी और खड़गपुर पहाड़ी से नई है। सोमेश्वर की जो बिहार की श्रेणी है बिल्कुल हिमालय नई नहीं है, ये तो सबको पता है। बिहार स्थित खड़गपुर पहाड़ी भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षा के लिए सबसे पुरानी है। कौन सी, खड़गपुर की जो पहाड़ी है बिहार में। अगर पूछेगा आपसे एग्जाम में कि भूतात्विक दृष्टि से बिहार के सबसे पुरानी पहाड़ी का नाम बताइए तो कौन सा है, खड़गपुर की पहाड़ी। बिहार का तराई प्रदेश भारत नेपाल सीमा के समानांतर स्थित है। बराबर की पहाड़ी गया जिले में स्थित है। अब हम क्वेश्चंस कंप्लीट करते हैं। ओके, और देखते हैं क्वेश्चन में क्या सब दिया है। पहला क्वेश्चन है बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है। तो पहला का आंसर सबको पता होगा, पटना जिले में लंबी है सबसे नदी। गंगा नदी सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, पटना नदी में ही सबसे लंबी है। निम्नलिखित में से गंगा नदी घाटी का भाग कौन सी उपनदी है ना, ये पूछा है आपसे, उपनदी का नाम पूछा है। दूसरा क्या आंसर हो जाएगा, उत्तरी कोयल। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारावार भू स्तरीय संरचना वाला नहीं है, धारावार वाला नहीं है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, तीसरे का आंसर हो जाएगा रोहतास। चौथा है बिहार के निम्न हिस्से में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है। अभी हमने इसको कंप्लीट किया है। इसका क्या हो जाएगा, खड़गपुर की पहाड़ी। चौथा का सी हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित भू आकृतियों में से किसके द्वारा बिहार राज्य का उत्तर पश्चिमी भाग घिरा हुआ है। उत्तर पश्चिम का भाग घिरा हुआ है, उत्तर पश्चिम का पूछ रहा है। तो इसका क्या हो जाएगा, पाँचवें का आंसर हो जाएगा सोमेश्वर पहाड़ी की श्रेणी है। कैमूर पठार तो दक्षिण पश्चिम पड़ता है। ओके, छठा है निम्नलिखित में कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है। सबसे पूर्वी भाग में पूछ रहा है तो छठा क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी, कटिहार स्थित है। किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है, तो नेपाल की सीमा जुड़ती है। 7 का बी हो जाएगा। और 8वां क्वेश्चन है भौगोलिक क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत में बिहार का क्रम कौन सा है, तो 12th है, 12th पोजीशन पर है बिहार।
तो आज का लेक्चर यहीं पर कंप्लीट करते हैं। 24 मिनट छोटे छोटे लेक्चर्स में पूरा बुक कंप्लीट करेंगे हम लोग। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर करना। क्वेश्चंस भी हमने इससे जुड़े कर दिए। नेक्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ेंगे मैं वो भी दिखा देता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कंप्लीट करेंगे जलवायु एवं मृदा, क्लाइमेट और सॉइल। हर साल इससे क्वेश्चन एक आध पूछे ही जाते बिहार की मिट्टी से। ओके, चलो, थैंक यू सो मच, धन्यवाद।